एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल की क्लास में हमने किया था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल और ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, इनके आधार पर हमने कम्युनिकेशन के टाइप देखे थे। और आज हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के आधार पर कम्युनिकेशन के प्रकार। तो यहाँ से हमारी आज की क्लास होगी स्टार्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे कल की क्लास का रिवीजन। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप या एलिमेंट, तो कम्युनिकेशन के टाइप होते हैं इंटरपर्सनल या डायडिक और इंट्रापर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास और मीडिएटेड कम्युनिकेशन। और ग्रुप कम्युनिकेशन है जो ग्रुप के टाइप क्या क्या होते हैं और ग्रुप कैसे होते हैं, ग्रुप को कैसे बनाया जाता है, ग्रुप की थ्योरी क्या है, ये हम इससे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरनल का मतलब होता है कि एक ही संगठन के अंदर जब कम्युनिकेशन होता है उसके अधिकारियों के बीच, उसके स्टाफ के बीच, तो वो होता है इंटरनल। एक्सटर्नल, किसी कंपनी का एक व्यक्ति और किसी बाहरी व्यक्ति के साथ जब संचार होता है तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक होता है इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल का मतलब होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार, और ये फेस टू फेस होता है। और थ्री स्टेजेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के तीन स्टेज होते हैं। पीपीआई, पीपीआई में पहला होता है फेटिक स्टेज। फेटिक में बातचीत प्रारंभ होती है बधाई देना इत्यादि से, हाय हेलो से इसकी शुरुआत होती है। फिर आती है द पर्सनल स्टेज, इसमें हम अन्य लोगों को अपने बारे में बताने के लिए, ज़्यादा बताने के लिए तैयार होते हैं जिससे हमारी झिझक कम हो जाती है। तो नेक्स्ट है इंटीमेट स्टेज, इंटीमेट का मतलब है अंतरंग, जो हमारे करीबी मित्रों और परिवार के साथ ही जो ओवर शेयरिंग होती है, तो इसे कहते हैं इंटीमेट स्टेज। एक होता है डायलैक्टिक मेथड, डायलैक्टिक मेथड एक विषय पर अलग अलग मत रखने वालों के विचार लिए जाते हैं। यह डिबेट सिस्टम होता है और डिबेट में जो भी अंतिम निर्णय होता है या सोल्यूशन होता है तो उसी को लास्ट में मान लिया जाता है, तो इसे कहते हैं डायलैक्टिक मेथड। और एक होता है डायलैक्टिक्स, यानी कि जब दो परस्पर विरोधी चीज़ें एक ही समय में सत्य होती हैं, और इसे एलेंचस पद्धति भी कहते हैं। सोक्रेटिक मेथड, जब हम या कोई टीचर से स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन पूछता है तो टीचर उस क्वेश्चन का आंसर सीधे ही नहीं देता, बल्कि उसमें ही दो तीन क्वेश्चन को और ऐड कर देता है, जिससे वो स्टूडेंट्स से ही वापस पूछने लगता है। तो ऐसे मेथड को कहते हैं सोक्रेटिक मेथड। और इसका जो आंसर होगा वो हाँ या ना में नहीं होता, बल्कि हमको खुद तर्क लगाकर या सोच विचार करके इसको हमको बताना पड़ेगा। एक होता है इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल का मतलब होता है व्यक्ति का खुद से जब संचार होता है, जैसे सेल्फ टॉक, व्हेन वी प्रे और कॉलिंग द स्पिरिट। मास और मीडिएटेड कम्युनिकेशन, इसे कहते हैं जनसंचार। लार्ज ऑडियंस से इसमें संचार किया जाता है। हेट्रोजीनस ऑडियंस होती है, एक जैसी नहीं, बल्कि उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान या महिला, पुरुष सभी इसमें शामिल होते हैं। नो और डिलेड फीडबैक, इसमें फीडबैक या तो मिलता ही नहीं या अगर मिले तो बाद में मिलता है। रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर जो संचार होता है उसे कहते हैं मास और मीडिएटेड। एक होता है पब्लिक कम्युनिकेशन, इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, पब्लिक स्पीचलेस होती है, कुछ नहीं बोल पाती। टू इंटरटेन, मनोरंजन इत्यादि किया जाता है। और परसुएड, व्यक्ति पर प्रभाव डाला जाता है, जैसे नेता होते हैं तो वो व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं ताकि वोटिंग के टाइम उनको फ़ायदा मिले। और इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है, तो पहले ही जो भी भाषण वगैरह देते हैं तो उनको तैयारी करने की ज़रूरत होती है। इंटरेक्शन डायरेक्ट नहीं होते और ऑडियंस स्पीकर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होती। ऑलमोस्ट नो और डिलेड फीडबैक यहाँ पर भी होता है। एक होता है ग्रुप कम्युनिकेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन, क्लब या क्लासरूम में संचार होता है तो उसे कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। और ये इंटरपर्सनल का एक्सटेंशन होता है। शेयर्ड गोल होता है, इसमें एक कॉमन गोल होता है जो जिस पर ग्रुप के सभी मेंबर्स डिस्कशन करते हैं। और ग्रुप के भी अनेक टाइप्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, टेम्परेरी, परमानेंट। तो इन सभी टाइप्स को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ग्रुप कम्युनिकेशन को हम अच्छे से करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ग्रुप कोहेंसन, ग्रुप कोहेंसन जो भी ग्रुप के मेंबर्स के बीच में जो जुड़ाव होता है, वे कितने अच्छे से काम कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से रह पा रहे हैं, तो उसको कहते हैं ग्रुप कोहेंसन। सोशल लोफिंग, कुछ ऐसे आवारा तत्व होते हैं जो ग्रुप में तो होते हैं लेकिन
जो भी ग्रुप के मेंबर काम करते हैं वो काम नहीं करते लेकिन हिस्सेदारी में सबसे आगे रहते हैं। ये होता है सोशल आवारगी या सोशल लॉफिंग। और इसे कम कैसे किया जा सकता है? कोलैबोरेशन, सहयोग से, कंटेंट, विशिष्ट कार्य में महत्व से, चॉइस। अगर व्यक्ति को उसकी चॉइस के अनुसार काम दिया जाए तो वो काम करने से बचेगा नहीं बल्कि अच्छे से करेगा। मिनिमाइज फ्री राइडिंग, फ्री राइडिंग को मिनिमाइज करके इंडिविजुअल असेसमेंट, ग्रुप के असेसमेंट के बजाय इंडिविजुअल का असेसमेंट किया जाए। पीयर इवैल्यूएशन, सहकर्मियों का मूल्यांकन किया जाए। स्मॉलर ग्रुप साइज को स्मॉल से स्मॉल रखा जाए। फिर ऑन द पर्पज एंड स्टाइल, तो होता है एक फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल होता है प्रॉपर पाथ में और ये 6 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला होता है चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क का मतलब होता है जैसे चेन होती है तो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, यानी कि एक ऐसे ऐसे संचार चलता रहता है चेन में। तो इसमें कांट बाईपास, ये चेन सीधा इससे नहीं बल्कि सीरियल में ही जाएगी, या तो अप और डाउन जाएगी या फिर डायरेक्टली अबव और बिलो ही बात कर सकता है। तो जैसे ये इससे बात नहीं कर सकता, ये इससे करेगा और ये इससे, तो ऐसे चयन में ये चलेगा। एक होता है स्टार नेटवर्क। स्टार जैसे यहाँ पर एक हेड हो गया और जो अन्य सदस्य हैं वो डायरेक्ट इससे ही बात कर सकते हैं, आपस में इनकी कोई बातचीत नहीं होगी। तो आपस में बातचीत नहीं होगी बल्कि सीधा बॉस पर डिपेंड करेंगे। एक होता है सर्कल नेटवर्क। सर्कल नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि जो भी सर्कल में हमारे आसपास के व्यक्ति हैं हम उनसे ही बातचीत कर सकते हैं। जैसे ये इस व्यक्ति से और इस व्यक्ति से बातचीत कर सकता है, ये इससे और इससे, ये इसमें भी बाईपास नहीं होता, यानी कि निकटस्थ सदस्य के साथ बातचीत कर सकते हैं। ऑल चैनल नेटवर्क। ऑल चैनल नेटवर्क क्या होता है? ये मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। कैसे कि इसमें जितने भी सदस्य होते हैं वो एक दूसरे से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। जैसे ये व्यक्ति है तो ये इससे भी बातचीत कर सकता है, इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है और इससे भी कर सकता है। यानी कि अगर ग्रुप में 5 सदस्य हैं तो वो अन्य 4 व्यक्तियों से बातचीत कर सकता है। तो इसे कहते हैं ऑल चैनल नेटवर्क। एक होता है इन्वर्टेड वी या उल्टा वी नेटवर्क। इसमें एक अधीनस्थ अपने ठीक सीनियर के साथ साथ दूसरे सीनियर के साथ भी संचार कर सकता है। जैसे इसमें 4 व्यक्ति हैं तो ये इनका सीनियर है तो ये इससे तो बातचीत करेंगे और जो सेकंड सीनियर है उससे भी बातचीत कर सकते हैं। तो ये हो गया इन्वर्टेड वी। एक होता है वाई या गामा नेटवर्क। वाई का मतलब होता है सीनियर 2 होंगे यहाँ पर, और एक होता है अधीनस्थ, एक उससे ऊपर और एक उससे ऊपर। जो सेकंड सीनियर होगा वो 2 सीनियर से बातचीत कर सकता है। फिर देखा था हमने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो अनऑफिशियल होता है, जैसे सामाजिक बलों के संचालन के परिणाम स्वरूप या जो हमारे आसपास समाज में भी होता है या संगठन में भी ये हो सकता है। और इसमें है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। और कीथ डेविस ने ये अवधारणा दी थी ग्रेप वाइन की। और ग्रेप वाइन नेटवर्क भी 4 प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल स्टैंड नेटवर्क, यानी कि एक व्यक्ति को सूचना मिली तो उसने दूसरे को शेयर की, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें को। तो ऐसे ही वो सूचना आगे बढ़ रही है, पता नहीं कहाँ तक जाएगी। तो इसे कहते हैं सिंगल स्टैंड नेटवर्क। और यह क्रम आगे भी जारी रहता है। एक होता है गॉसिप नेटवर्क। गॉसिप का मतलब होता है गपशप, यानी कि एक व्यक्ति को कहीं से जानकारी पता चली और वह व्यक्ति जितने व्यक्तियों से मिला, अगर वो 6 व्यक्तियों से मिला तो उसने 6 व्यक्तियों के साथ जानकारी को साझा कर दिया। अगर वो आगे जाएगा और आगे उसको 2 व्यक्ति और मिले तो 2 को ये जानकारी साझा कर देगा। तो ये होता है गॉसिप या गपशप नेटवर्क। और इसमें लोगों का समूह आपसी हित के मामलों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होता है। एक होता है प्रोबेबली नेटवर्क, ये संभाव्य नेटवर्क। जैसे किसी एक व्यक्ति के पास न्यूज है तो उसने एक न्यूज है तो उसने 2 व्यक्ति से मिला तो दोनों व्यक्तियों को न्यूज बता दी। फिर आगे वो 3 व्यक्तियों से मिला, 3 में से 2 के साथ उसकी लड़ाई थी या कैसे भी हम कह सकते हैं, तो उसने एक को ही बताया, 2 को नहीं बताया। तो यादृच्छा से या अपनी इच्छा से ही व्यक्ति जो संचार है या सूचना है उसको साझा करता है। तो ये होता है प्रोबेबली नेटवर्क। नेक्स्ट एक होता है क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर ये ग्रेप वाइन का फेमस टाइप है जो संगठन में व्यापक रूप से प्रचलित है और एक सदस्य केवल उन सदस्यों के साथ संचार करता है जिन पर वह भरोसा करता है।
इसमें एक व्यक्ति के पास सूचना होती है और वह उसके सबसे भरोसेमंद व्यक्ति के साथ उस सूचना को साझा करता है और ये कहता है कि आगे मत बताना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही बात है। लेकिन जो भी व्यक्ति को हम बताते हैं तो उसका भी भरोसेमंद व्यक्ति कोई ना कोई ज़रूर होगा, तो वो उससे साझा करता है। तो ऐसे ऐसे ये न्यूज़ आगे बढ़ती चली जाती है और ये संचार हम अपने भरोसेमंद व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं। तो ये था क्लस्टर नेटवर्क। अब यहाँ से हमारी आज की क्लास स्टार्ट हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन या दिशा के आधार पर संचार के प्रकार। एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है अप या डाउन अप्रोच वाली। हॉरिजॉन्टल या लेटरल ये होता है जो हमारे आसपास है ग्राउंड लेवल पर। एक होता है डायगोनल। डायगोनल होती है ऐसे संचार हो तब। वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो हायरार्किकल। ये पदानुक्रम को फॉलो करता है चेन ऑफ कमांड। जैसे कमांड की चेन होती है तो इसको ऐसे आदेश की एकता को ये मानता है। कैन बी अपवर्ड ऊपर जाने वाला हो सकता है जिसे डाउन अप कहते हैं, और कैन बी डाउनवर्ड टॉप डाउन अप्रोच भी इसी को हम कह सकते हैं। या तो इसमें आदेश ऊपर से नीचे जाएंगे या नीचे से ऊपर जाएंगे। तो ये होगा वर्टिकल कम्युनिकेशन। एक होता है हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन। ये होता है पीयर्स और कलीग्स के बीच बातचीत। जब ऑफिस में एक ही एक ही पोस्ट के कुछ व्यक्ति होते हैं, या हम स्कूल में लगा लेते हैं जैसे एक प्रिंसिपल होता है और उसमें कुछ स्टाफ होता है, तो स्टाफ मेंबर जब आपस में बातचीत करते हैं तो वो एक लेवल पर कम्युनिकेशन हो जाता है। तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन। तो एक लेवल पर जब हो कम्युनिकेशन तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन। एक होता है डायगोनल या क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। इसमें नो बैरियर ऑफ हायरार्की। जो पदानुक्रम होता है या पद सोपान होता है उसमें इसकी कोई भी बैरियर नहीं होता, बल्कि कैसे भी हम संचार कर सकते हैं। एक होता है एनालॉग कम्युनिकेशन, एक होता है डिजिटल। एनालॉग क्या होता है? थ्रू एनालॉग सिग्नल्स। तो ये ऐसे ऐसे ट्रैवल करता है। और डिजिटल होता है जो वो 0 और 1 की फॉर्म में ट्रैवल करता है। और जो एनालॉग होता है जैसे स्पीडोमीटर होता है, जैसे स्पीड एकदम बढ़ती है और जब स्पीड बढ़ती है तो स्पीडोमीटर में तो ऐसे होता है 0 पर, तो ऐसे धीरे 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 वो सुई बढ़ती है। तो ये होता है स्पीडोमीटर। रेडियो सिग्नल भी ऐसे ही होता है और टेलीफोन्स और कंट्रोल सिस्टम्स भी ऐसे ही होते हैं एनालॉग सिग्नल पर बेस्ड। लेकिन डिजिटल डिजिटल में जैसे अब डिजिटल स्पीडोमीटर आ गए हैं जिसमें रेस यहाँ पर लिखी होती है 40 से 50, तो ऐसे तो 0 1 की फॉर्म में ये होते हैं। जैसे कंप्यूटर्स होते हैं, ईमेल, सोशल मीडिया, जो हम एसएमएस या फ़ोन पर या वॉइस कॉल करते हैं तो वो सभी डिजिटल सिग्नल के अंतर्गत आते हैं। तो एनालॉग और डिजिटल का भी हमको पता होना। तो ये होता है एनालॉग और ये होता है डिजिटल, तो इनका भी पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल का मतलब क्या होता है? शाब्दिक कम्युनिकेशन। एक होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल यानी कि बिना बोले, बिना शब्दों के, दो इशारों में ही हो सकता है या फेशियल एक्सप्रेशन से हो। तो ये ओरल और रिटन दोनों हो सकता है और इसको हम याद करेंगे किस से। किस यानी कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जो भी मैसेज होगा उसको शॉर्ट रखो और सिंपल रखो ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो सके। और फेस टू फेस होता है ओरल, और डिस्टेंस भी इसमें मैटर करता है। तो ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन होता है फेस टू फेस कन्वर्सेशन, स्पीच, वीडियो, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। ये होता है ओरल कम्युनिकेशन जिसमें हम बोलकर कुछ इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, तो वो होता है ओरल कम्युनिकेशन। इन्फ्लुएंस्ड बाय पिच। पिच का मतलब क्या होता है? जो बोलने की टोन होती है। कभी कभी हम किसी बात को दबाव देकर कहते हैं या ज़ोर से उसको कहते हैं तो वो होती है पिच। एक होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है अगर स्टूडेंट्स एक क्लास में 40 हैं और एक में 80 हैं तो 80 वाले में वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी ताकि सब तक आवाज़ पहुंच सके। एक होती है स्पीड। स्पीड अगर कोई टीचर 40 मिनट के लेक्चर को 20 मिनट में कंप्लीट करना चाहे तो उसको अपनी स्पीड डबल करनी पड़ेगी। लेकिन इससे सभी स्टूडेंट्स को समझ आए ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो स्पीड भी मैटर करती है कम्युनिकेशन में। एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीड। जब भी स्पीड अगर स्टूडेंट चाहे तो स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है और ताकि उनको अच्छे से रिवाइज हो सके। जैसे अगर कल हमने 20 मिनट की क्लास में पढ़ा था और आज हमने वो 9 मिनट में रिवाइज किया, तो हमने डबल स्पीड में रिवीजन किया लेकिन
क्लैरिटी भी हमको उतनी ही हुई है। तो अगर हम दोबारा से रिपीट करें तो उसको हम स्पीड में रिपीट कर सकते हैं ताकि क्लैरिटी हो। पिच क्या होती है? पिच होती है हाईनेस और लोनेस ऑफ टोन। जो हमारे बोलने का ढंग है, तरीका है, टोन है, तो इसमें हाईनेस या लोनेस हो तो हमें इसकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम होती है साउंड या आवाज़, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पीपल एंड प्रॉक्सिमिटी। हम जो ऑडियंस है उसके कितने पास हैं या हमारे नंबर ऑफ पीपल या ऑडियंस की संख्या कितनी है, तो इस पर डिपेंड करती है वॉल्यूम। एक होती है स्पीड, स्पीड होती है रिदमिक, वॉइस मेक्स द साउंड मोर क्लियर। जैसे रिदमिक होती है लयात्मक, जो वॉइस होती है वो साउंड को अच्छा क्लियर बनाती है। एक होती है क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड स्मूथ डिलीवरी ऑफ वर्ड्स। जैसे हम यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, अगर हम यहाँ पर शब्द ही गलत बोलेंगे तो मैसेज कैसे क्लियर होगा? तो क्लियर ऑफ स्पीकिंग होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन जो भी उच्चारण हो वो बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। डिलीवरी ऑफ वर्ड्स, जो हम वर्ड्स यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए, समझ में आने योग्य, और उनका उच्चारण भी सही होना चाहिए। जैसे प्रोनाउंसिएशन, तो प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल का मतलब होता है बिना बोले, यानी कि इशारों में या लिखित कम्युनिकेशन इसको कह सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है दिखावा या जो भी बाहरी दिखावट होती है वो। जैसे हम एक व्यक्ति को देखकर ही जज कर लेते हैं कि वो किस लेवल का व्यक्ति होगा, जैसे उसका फिजिकल लुक देखकर, उसके हेयर स्टाइल, उसके कपड़े देखकर, तो यह होता है अपीयरेंस। एक होता है पैरालिंग्विस्टिक, पैरालिंग्विस्टिक का मतलब होता है वॉल्यूम और पिच। हम उसके वॉल्यूम और पिच को देखकर भी उसका अनुमान लगा सकते हैं, उससे भी हमको एक कम्युनिकेशन मिल सकता है। बॉडी मूवमेंट, उसकी बॉडी मूवमेंट कैसे काम कर रही है, तो इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। गेस्चर, गेस्चर का मतलब होता है संकेत, हैंड्स, आर्म्स या फिंगर्स से जो संकेत देता है उससे भी हम उसकी कुछ आदतों का पता लगा सकते हैं। पोस्चर, पोस्चर का मतलब होता है पोजीशन, वह किस पोजीशन में खड़ा है या बैठा है, तो ऐसे भी हम पता लगा सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, अगर किसी स्टूडेंट्स को, अगर किसी टीचर ने एक क्लास को समझाया कुछ टॉपिक, अगर वो स्माइल कर रहे हैं यानी कि उनको अच्छे से समझ आ गया, अगर वो नीचे मुंह करके बैठे हैं यानी कि उनको समझ नहीं आया, तो फेशियल एक्सप्रेशन से भी हम ये समझ सकते हैं कि, तो इससे भी हमको एक कम्युनिकेशन मिल जाता है। जैसे हैप्पीनेस हो तो हम ऐसे स्माइल करेंगे, एंगर हो तो गुस्सा करेंगे, और फियर हो तो हम डर जाएंगे या सैड हो जाएंगे। आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट होता है आईब्रो और ब्लिंकिंग। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, जैसे स्टूडेंट से पूछते हैं तुमको समझ आया, तो वो आंखें झपका देते हैं, तो वो बता देते हैं कि आ गया। तो आई कांटेक्ट भी जरूरी है। हैप्टिक्स, हैप्टिक्स का मतलब होता है टचिंग, टच करके जो कम्युनिकेशन होता है उसे कहते हैं हैप्टिक्स। एक होता है प्रोक्सीमिक्स, प्रोक्सीमिक्स का मतलब होता है नज़दीकी या डिस्टेंस, डिस्टेंस या स्पेस पीपल नीड फॉर पर्सनल स्पेस, तो ये होता है प्रोक्सीमिक्स, और इसे हम आईपीएसपी से याद करेंगे। तो इसमें होता है इंटीमेट, इंटीमेट वो स्टेज होता है जिससे हम व्यक्ति के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, ओवर शेयरिंग करते हैं, और कुछ हद से ज़्यादा ही शेयरिंग वहाँ पर होती है। तो ये 0 से 50 सेंटीमीटर के बीच होता है, तो इतने पास हो सकते हैं जो इंटीमेट रिलेशन वाले व्यक्ति हैं। एक होता है पर्सनल स्पेस, पर्सनल स्पेस होता है 0.5 से 1 मीटर, तो आधा मीटर से लेकर 1 मीटर के बीच का जो स्पेस होता है उसे कहते हैं पर्सनल स्पेस है। एक होता है सोशल, सोशल होता है 1 से 4 मीटर के बीच। और पब्लिक स्पेस, जैसे हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हैं तो हम 0 से 50 सेंटीमीटर के बीच नहीं बल्कि 4 मीटर और या 25 फीट तक हम दूर रहकर ही उससे बातचीत करेंगे, तो ये होता है पब्लिक। पब्लिक के बाद आता है सोशल, सोशल के बाद पर्सनल, और पर्सनल के बाद आता है इंटीमेट। एक होता है आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है कलाकृतियाँ, कलाकृतियों का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं और अगर हमको वहाँ पर जैसे ओल्ड कलेक्शंस ऑफ कॉइन्स या पेन या पेंसिल्स का कलेक्शन दिखाई दे, तो हम उसकी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि इसको ऐसी पुरानी चीज़ें कलेक्ट करने का शौक़ है। और जैसे कलाकृतियाँ भौतिक वस्तुएं हैं, जैसे कपड़े, घर और कार,
जो दूसरों को एक व्यक्ति की व्यक्तिगत और सामाजिक मान्यताओं या आदतों का संकेत देती हैं। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये पुरानी चीज़ों का शौकीन है और ये पुरानी चीज़ें एकत्रित करता है या इकट्ठा करता है। तो आर्टिफैक्ट्स से भी हमको एक संचार या कम्युनिकेशन मिल जाता है, यानी कि व्यक्ति के बारे में उसको बिना बताए ही हमको उसकी आदतों के बारे में, उसकी प्रथाओं के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता चल सकता है। एक होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है रंग, कपड़े, हेयर स्टाइल की हमारी पसंद और दिखावट को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को भी अशाब्दिक संचार का साधन माना जाता है। तो जैसे कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं तो उनको भी अशाब्दिक संचार का साधन मानते हैं। जैसे नाइस ड्रेस, अपीयरेंस से वैल्यू भी बढ़ती है और कहा भी गया है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो इम्प्रेशन अच्छा ही होना चाहिए। अगर हम किसी इंटरव्यू में चप्पल पहनकर चले जाएं तो ये हमारा अपीयरेंस ठीक नहीं होगा, तो उससे ही हमारा इम्प्रेशन बैड हो जाएगा। तो अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। और कभी कभी कुछ लड़के ऐसे होते हैं या लड़के ऐसे होते हैं जो काले होते हैं और वो कुछ ज़्यादा ही क्रीम वगैरह लगाकर चले जाते हैं, तो वो सुंदर लगने के बजाय और भद्दे लगने लग जाते हैं। तो अपीयरेंस भी हमको कम्युनिकेट करता है। एक होता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का मतलब होता है कम्युनिकेशन वाया टचिंग। तो टचिंग से जो कम्युनिकेशन होता है उसे कहते हैं हैप्टिक्स। टचिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स टू कम्युनिकेट फीलिंग्स और इमोशंस। तो फीलिंग्स, भावनाओं और इमोशंस के साथ कम्युनिकेट करने का सबसे अच्छा, सबसे प्रभावी तरीका है टचिंग। तो टचिंग से अच्छा कम्युनिकेशन होता है। एक होता है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, जैसे बॉडी, फेस, हैंड या गेस्चर संकेत। जैसे आई मूवमेंट होता है, जैसे ओकुलेसिक्स कहते हैं। गेस्चर्स में भी कुछ है, जैसे एम्बलम्स। एम्बलम्स क्या होते हैं? ये सिंबॉलिक होते हैं, कैन इजीली बी ट्रांसलेटेड टू वर्ड। इनको आसानी से वर्ड में ट्रांसलेटेड किया जा सकता है, जैसे वेविंग टू से हेलो और गुड बाय, गुड बाय। तो गुड बाय या हेलो करने के लिए जब हम हाथ हिलाते हैं तो हम इनको आसानी से वर्ड में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे रेज मिडल फिंगर, किसी को चिढ़ाने के लिए मिडल फिंगर को उठाना, ये भी एक एम्बलम्स होता है, सिंबॉलिक होता है। इल्यूस्ट्रेटर्स। इल्यूस्ट्रेटर्स का मतलब होता है बोलना और इशारा दोनों करना। जैसे बिहेवियर द स्पोर्ट द स्पोकन वर्ड। जैसे वेगिंग योर फिंगर वाइल सेइंग नो। तो नो करते हुए फिंगर को हिलाना, तो बोलना और इशारा दोनों हो तो उसे कहेंगे इल्यूस्ट्रेटर्स। एक होता है अफेक्टेड डिस्प्ले। अफेक्ट डिस्प्ले का मतलब होता है दैट डिस्प्ले इमोशन, जो हमको इमोशन या भावनाएं दिखाए। जैसे ए स्माइल, जैसे किसी के सामने मुस्कुराना, तो वो हमारी एक डिस्प्ले को दिखाएगा, इमोशन को दिखाएगा, इमोशन को डिस्प्ले करेगा, तो इसे कहेंगे अफेक्टेड डिस्प्ले। एक होता है रेगुलेटर्स दैट कंट्रोल इंटरएक्शन सच आ लर्निंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड टू सिग्नल इंटरेस्ट। तो ये होता है रेगुलेटर। एक होता है अडेप्टर। अडेप्टर क्या होता है? सेल्फ टॉर्चिंग बिहेवियर। सेल्फ का मतलब होता है खुद, टॉर्चिंग का मतलब होता है प्रकाश डालना, बिहेवियर हमारे खुद के बिहेवियर पर प्रकाश डालेगा, जो उसे कहते हैं अडेप्टर। जैसे कोई इंटरव्यू हो या कोई टेस्ट शुरू होने वाला है और वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम नर्वस हो जाए, तो हमारे पैरों को बार बार हिलाने लगे या हमारे फिंगर्स के जो नाखून हैं उनको हम चबाने लग जाए, तो ये होता है टेंशन में, टू दैट इंडिकेट टेंशन। और ये अनइंटेंशनल होता है, नर्वसनेस की वजह से ये होता है। और टैपिंग यूर फीट बिफोर द बिगनिंग ऑफ ए टेस्ट। टेस्ट से पहले अपने पैरों को हिलाना, तो ये होता है एडेप्टर। एक होता है क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स क्या होता है? ये टाइम रिलेटेड होता है, जैसे पंक्चुअलिटी यानी कि समय निष्ठा। अगर किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को बुलाया और उसने कहा कि हम शाम को 5 बजे मिलते हैं, तो एक व्यक्ति तो 5 बजे से पहले ही आ गया और दूसरा 5 बजकर 15 मिनट पर आया, तो इससे भी एक कम्युनिकेशन मिल जाता है, उससे भी एक संचार मिल जाता है कि उसको हमारी कदर नहीं है। तो एक कम्युनिकेशन यह भी है कि वह हमारी परवाह नहीं करता या हमारी कदर नहीं करता, तो उसका न आना भी एक कम्युनिकेशन है। जैसे किसी का मैसेज आना या ना आना, ये भी एक कम्युनिकेशन ही होता है। तो ये होता है क्रोनेमिक्स, ये टाइम रिलेटेड होता है, यानी कि टाइम पर ना पहुंचना या पंक्चुअलिटी ना होना। ओल्फैक्टिस का मतलब होता है स्मेल। स्मेल से रिलेटेड होता है, स्मेल स्पीक्स अ लॉट। स्मेल्स भी बहुत कुछ बोलती है।
यूज़ ऑफ परफ्यूम्स, जैसे परफ्यूम का यूज़ करते हैं एट्सेट्रा। जैसे बारिश के बाद गीली ज़मीन की स्मेल होती है तो ये कितनी अच्छी लगती है, जिसे कहते हैं पेट्री चोर। और एक होता है स्मेल ऑफ लेमन, इसका मतलब होता है हेल्थ फ्रेशनेस। और मेमोरी मैसेज, पावरफुल मेमोरी एड होती है। तो जो स्मेल होती है, स्मेल भी हमको बहुत कुछ बता देती है। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से संचार कर रहे हैं जिसकी स्मेल अच्छी है, यानी कि उसने परफ्यूम वगैरह लगा रखा है, तो हम उसको कम्युनिकेट कुछ ज़्यादा समय तक कर सकते हैं, या अच्छी बॉन्डिंग भी बन सकती है। लेकिन अगर उसमें से स्मेल बैड आए, तो बैड स्मेल आने की वजह से हम उससे जल्दी से जल्दी दूर हटने की कोशिश करेंगे। तो स्मेल भी कम्युनिकेशन पर इफ़ेक्ट करती है। एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल का मतलब होता है अशाब्दिक। तो अशाब्दिक कम्युनिकेशन के फ़ायदे क्या क्या हैं? तो इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड ईजिली। जो नॉन वर्बल होता है, अशाब्दिक होता है, तो उसको हम आसानी से जो प्रेजेंट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। हेल्प्स इलिटरेट पीपल टू कम्युनिकेट विद अदर बाय यूजिंग गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट एट्सेट्रा। यानी कि जैसे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, आई कॉन्टैक्ट या फेशियल एक्सप्रेशन या गेस्चर, संकेतों के माध्यम से हम जो अनपढ़ व्यक्ति हैं उनके साथ भी संचार कर सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है। रीच द रिसीवर वेरी फास्ट, रिसीवर के पास बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। रिड्यूस ऑफ टाइम, यानी कि टाइम कम लगता है। अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन विजुअल्स, जो प्रेजेंटेशन होती है वो अट्रैक्टिव होती है क्योंकि विजुअल्स, पिक्चर्स, ग्राफिक्स या साइंस पर ये बेस्ड होती है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? वेग एंड इम्प्रीसाइज, यानी कि ये अनिश्चित होता है, पता ही नहीं कब ये ख़त्म होगा। लॉन्ग कन्वर्सेशन एंड नेसेसरी एक्सप्लेनेशन आर नॉट पॉसिबल, जैसे इसमें जो भी फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह होते हैं तो उसमें एक बार में ही काम चल जाता है। यानी कि अगर सामने वाला समझ जाए तो ठीक, अगर ना समझे तो इसमें लॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं होती और ना ही ये पॉसिबल होता है। गैसेस और फेशियल एक्सप्रेशन कैन बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड क्विकली, जो हमारे संकेत होते हैं या फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो सामने वाले को जल्दी से जल्दी समझ आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कई बार वो समझ ही नहीं पाता, यानी कि कठिन होता है समझना। रिक्वायर ए लॉट ऑफ रिपीटेशन टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको क्लैरिफाई करने के लिए रिपीटिशन की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो भी फेशियल एक्सप्रेशन या गेस्चर्स होते हैं उनमें हम रिपीट नहीं कर सकते। डजेंट फॉलो एनी रूल्स और फॉर्मेलिटीज़, तो इसमें कोई भी रूल या फॉर्मेलिटी को फॉलो नहीं किया जाता। और स्ट्रक्चर लाइक अदर कम्युनिकेशन के जैसे यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई रूल नहीं होता, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, बस सीधा ही एक जैसे स्माइल कह सकते हैं या कोई फेशियल एक्सप्रेशन हो सकता है, तो उससे ना तो दोबारा से उसको रिपीट किया जा सकता और ना ही क्या पता सामने वाला उसको समझे या ना। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का एक डिसएडवांटेज होता है। देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के विकृत होने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कि इंफॉर्मेशन जैसी हमने भेजी है संकेतों के माध्यम से वो सामने वाले तक वैसे ही पहुँची है या नहीं। एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ओरल का मतलब होता है मौखिक। तो मौखिक कम्युनिकेशन के लाभ क्या क्या होते हैं? क्विक फीडबैक, जैसे हम आमने सामने बातचीत कर रहे हैं तो क्विक फीडबैक मिलेगा, तो हम बोलेंगे और सामने वाला उत्तर देगा। एस्टेब्लिश्ड क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर, तो लिसनर और स्पीकर के बीच एक क्लोज रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड हो जाती है। सेव टाइम, टाइम कम लगता है। परसुएटिव, यानी कि प्रेरक होता है। यूजफुल टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑडियंस, तो ऑल काइंड्स ऑफ ऑडियंस के लिए यूजफुल होती है, यानी कि इसमें अनपढ़ या पढ़े लिखे कोई भी व्यक्ति ओरल कम्युनिकेशन कर सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? डिलीवर्ड वर्ड्स आर टेम्परेरी, जो हमने बात कही है वो टेम्परेरी होती है। जैसे कई बार बात बातों में ऐसा समझौता हो जाता है जिसकी वजह से बाद में लड़ाई होती है, तो ये ओरल होता है। अगर लिखित हो तो हम प्रूफ भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई प्रूफ नहीं होता। जो सुना जाता है अक्सर भुला दिया जाता है। वट इज़ हर्ड इज़ ऑफन फॉरगॉटन, जो कहा जाता है वो बाद में भुला दिया जाता है, यानी कि अपनी बातों से मुकर भी सकते हैं। यूज़र इज़ अनेबल टू थिंक अबाउट वट ही इज़ डिलीवरिंग, जैसे कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो वो ये भूल जाता है कि वो क्या
डिलीवर कर रहा है, यानी कि उसको वह इतना सोच नहीं पाता कि वो डिलीवर क्या कर रहा है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। एक होता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन का मतलब होता है लिखित। कुछ लोग बोलकर नहीं बल्कि अपनी बातें लिखकर प्रस्तुत कर पाते हैं। जैसे क्लास में होता है कि कुछ बच्चे कह सकते हैं कि हमसे लिखा नहीं, हमसे सुनाया नहीं जाता, हम लिख देंगे। तो वे ऐसे लोग होते हैं जो लिखकर अपनी बातें अच्छे से प्रस्तुत कर पाते हैं। जैसे ईमेल होता है, लेटर, रिपोर्ट एटसेट्रा ये होते हैं। और रिटन फॉर्म, वोकैबुलरी, ग्रामर, राइटिंग स्टाइल, प्रिसीजन, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज एटसेट्रा इन्फ्लुएंस मैसेज। तो ये सभी जो भी प्रिसीजन होता है, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज होता है, राइटिंग स्टाइल, वोकैबुलरी, ग्रामर, राइटिंग फॉर्म, ये सभी मैसेज को प्रभावित करते हैं। विच आर सेंट बाय द सेंडर, जो सेंडर भेजता है, बिजनेस एटसेट्रा में ये मैक्सिमम प्रभावी होते हैं। जितनी ज़्यादा प्रभावी प्रेजेंटेशन होगी, इफेक्टिव होगी, तो बिजनेस बढ़ने के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। तो ये होता है राइटिंग स्टाइल का फ़ायदा। एडवांटेज क्या होते हैं? मैसेज कैन बी रिवाइज्ड एंड एडिटेड मैनी टाइम। जब भी हम कोई रिटन मैसेज सेंड करते हैं, जैसे टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो, तो उसमें हम जब टाइप करते हैं तो उसको हम अनेक बार एडिट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। जितनी बार चाहे हम उतनी बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। बिफोर सेंडिंग दिस, इसको भेजने से पहले लेस चांस ऑफ एरर, तो इससे हमारी गलतियों के चांस कम हो जाते हैं। provides a record for every message sent and can be saved for later study। जैसे कोई भी मैसेज हमने भेज दिया या हमारे पास कोई मैसेज आए तो हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम की स्टडी के लिए। मैसेज इनेबल्स द रिसीवर टू फुली अंडरस्टैंड इट। तो मैसेज इनेबल्स होता है द रिसीवर टू फुली अंडरस्टैंड इट। अगर रिसीवर को एक बार मैसेज समझ ना आए तो वो उसको दोबारा से पढ़ सकता है, 3 बार पढ़ सकता है, 4 बार पढ़ सकता है, जब तक उसको अच्छे से समझ ना आए। एप्रोप्रिएट फीडबैक यहाँ पर मिलती है, उचित फीडबैक यहाँ पर मिलती है। तो ये हो गया इसका फ़ायदा। अब हम देखेंगे इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो इसके नुकसान हैं नो इंस्टेंट फीडबैक। जैसे हमने कोई मैसेज भेजा और सामने वाले को समझ ही नहीं आया, तो उसको स्टडी करेगा या दूसरों से उसको पूछेगा, तो उसको समझने में उसको टाइम लग सकता है, तो इंस्टेंट फीडबैक नहीं होता। मोर टाइम इन कंपोजिंग और रिटन मैसेज। जैसे हम कोई मैसेज लिख रहे हैं, उसमें गलती ना हो जाए, तो हम उसमें बार बार एडिटिंग, रिवीजन, रिवाइज उसको हम करते हैं। तो रिटन मैसेज की कंपोजिंग में, उसको लिखने में हमको ज़्यादा टाइम लग जाता है। नो एवरीवन इज़ गुड एट राइटिंग। हर कोई राइटिंग में अच्छा नहीं होता, तो इसके लिए भी हमको टाइम लग जाता है। एक होता है निमोनिक। निमोनिक की स्पेलिंग है MNEMONIC। निमोनिक क्या होता है? ये होता है समरक। यानी कि जो भी हम याद करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक वगैरह बना लेते हैं। जैसे हमने PAUS बनाया था। PAUS का मतलब क्या होता है? तो ये होता है वैलिड। जो हमने न्याय शास्त्र में, इंडियन लॉजिक में पढ़ा था, वैलिड नॉलेज का सोर्स है। जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो ये है निमोनिक, यानी कि याद करने की शॉर्ट ट्रिक जो होती है उसे कहते हैं निमोनिक। जैसे हमने 6th क्लास में एक पढ़ा था कि प्लैनेट को कैसे याद करें। प्लैनेट होते हैं जो हमारे ग्रह होते हैं, तो उनको कैसे याद करें। चलिए आज हम फिर से इनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए एक लाइन ध्यान रखनी है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो इनका पहला पहला वर्ड को, जो पहला पहला अक्षर है, हम इनको उठाएंगे। एम से हो गया मर्क, एम से क्या हो गया? मरकरी। मरकरी को कहते हैं बुध। वी से हो गया वीनस, इसको कहते हैं शुक्र। ई से हो गया अर्थ, इसको कहते हैं पृथ्वी। एम से हो गया मार्स, मार्स को कहते हैं मंगल। और जुपिटर, जुपिटर सबसे बड़ा है, तो ये हो गया जुपिटर। और एस से हो गया सैटर्न, सैटर्न का मतलब होता है शनि, और इसके आसपास हैं छल्ले। और यू से हो गया यूरेनस, फिर हो गया विनस। तो इस प्रकार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। तो 8 ग्रहों को हमने ऐसे ही बचपन में याद किया था और आज फिर हमने इनको याद कर लिया। तो यही होता है निमोनिक। निमोनिक का मतलब होता है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जब हम कोई क्वेश्चन को याद करते सकते हैं, चाहे वो कैसी भी ट्रिक हो जिसमें शॉर्ट का यूज किया गया है। जैसे हम कुछ भी याद करते हैं, जैसे हमने IPSP याद किया था, इंटीमेट, पर्सनल, सोशल और पब्लिक। तो ये भी एक निमोनिक है। तो बहुत सारे निमोनिक को यूज करके हम, तो इनका यूज करते हैं हम निमोनिक का। तो इसलिए हमको ये पता होना चाहिए निमोनिक होता क्या है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट
टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखा और एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी देखा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और ये है मेरी टेलीग्राम आईडी, तो आप यहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।